जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा एक पूछा गया सवाल है, उस पर ही आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और उसी पर आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उनका कहना है कि अगर पत्नी को छोड़ दूं मैं, मतलब पत्नी के द्वारा इस तरह की परिस्थितियों को निर्मित कर दिया गया है कि जहाँ पर पत्नी के साथ रहना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी मेरे साथ क्या कर सकती है या मुझे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब बात आती है कि आप ऐसी सोच क्यों लिए हुए हैं। तो यहाँ पर इन महाशय का ये कहना है कि मेरी पत्नी के द्वारा मेरे ऊपर इस तरह से झूठे एलिगेशंस लगाए गए, उसके बाद पत्नी के द्वारा समझौता करने की बात की जा रही है और पत्नी ये चाहती है कि हम अपने वैवाहिक जीवन को अच्छे से जिएं, या मेरा उद्देश्य आपको किसी प्रकार से हर्ट करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी गलतियों का एहसास दिलाना था जो कि हमारे वैवाहिक जीवन में चल रही थी। इसके चलते मैंने इस तरह से कदम उठाए, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि नहीं, मुझे इस तरह से कदम नहीं उठाना चाहिए था। मैं आपके साथ वैवाहिक जीवन जीना चाहती हूँ या अपने वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना करना चाहती हूँ, या न्यायालय के द्वारा भी इस तरह से आदेश दे दिया गया है कि अब आपको एक मौका अपने पार्टनर को देना चाहिए। अब बात आती है कि न्यायालय के द्वारा ये आदेश दे दिया जाए, पत्नी भी ये कहकर साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन पति का दिल किसी भी प्रकार से गवारा नहीं कर रहा कि मैं अपने पार्टनर के साथ एक बार फिर अपना वैवाहिक जीवन शुरू करूं, या इतना समय निकल गया है कि अब मैं अपने पार्टनर के साथ रहकर भी कंफर्ट नहीं रहूंगा या उस पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। स्पष्ट शब्दों में हम बात करते हैं कि मैं किसी भी हालत में उस पर अब पहले जैसा ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर नेचुरल है, जब भी पति पत्नी का वाद विवाद होता है तो ये तो एक पैकेज की तरह आप मान लीजिए 498A मतलब 498 है, CRPC 125, DB 406, 354, 377 अप्राकृतिक तरीके से सेक्स या किसी भी प्रकार से मारपीट करना, दबाव बनाना, धमकी देना, इस तरह के पत्नी के द्वारा एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं जो कि पति को कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर नीचा दिखाने का प्रयास होता है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पत्नी को यहाँ पर मजबूती किस केस पर मिलती है। एक पत्नी के द्वारा सामने वाले पक्षकार को नीचा दिखाना, जिसमें हम बात करेंगे 377 मतलब अप्राकृतिक तरीके से सेक्स, 498 एक कॉमन एलिगेशंस बन गया है आज की तारीख में, DB नेचुरल है कि सास ननद के द्वारा मेरे साथ घरेलू हिंसा की जा रही है या मेंटेनेंस की मांग करना। लेकिन मेंटेनेंस का केस एक ऐसा केस है जो पत्नी को कहीं ना कहीं एक ऐसी हिम्मत देता है जिससे पत्नी का अपने आप में मनोबल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मैं गलत हूं तब भी मुझे एक खर्चा मिलना या एक गलत कार्य को करने में सपोर्ट मिलना, क्योंकि नेचुरल है कोई अपनी जेब से कमाकर उस पैसे को खर्च करे और मिले हुए पैसे को उसी व्यक्ति के ऊपर खर्च करे। फर्क समझ रहे हैं ना आप, कि अगर मुझे कोई व्यक्ति के द्वारा मुझे पैसा दिया जा रहा है और वो पैसा मैं उसी व्यक्ति पर इसलिए खर्च कर रही हूँ कि इससे मुझे बढ़कर ही मिलेगा, तो यहाँ पर वो एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा और मैं अपने इनकम अपने अर्न कर किसी व्यक्ति से पर खर्च करने जाऊं और ये सोचूं कि पता नहीं परिणाम आगे चलकर क्या होगा। तो यहाँ पर दो मापदंड होते हैं। तो यहाँ पर अगर मेंटेनेंस का निर्धारण पत्नी को कर दिया जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पत्नी की हिम्मत बढ़ जाती है और पुरुष का यहाँ पर मनोबल टूट जाता है कि मैं गलत नहीं हूं तब भी मुझे ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है या ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मेंटेनेंस के पत्नी अगर साथ रहने को तैयार हो और पति ना रहे तो क्या क्या हो सकता है। तो आपके साथ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं। अब बात आती है कि मेंटेनेंस तो मुझे देना पड़ेगा और मैं दे भी दूंगा क्योंकि बस मुझे पीछा छुड़ाना है। तो यहाँ पर ये सोच पति की बहुत गलत हो जाती है कि यहाँ पर मेंटेनेंस तो मैं दे दूंगा, कैसे भी कर मुझे पीछा छुड़ाना है। यहाँ पर आप एक महिला की गलत महिला की मतलब अगर महिला आप पर डिपेंड है,
फाइनेंशियली उसके पास कोई स्कोप नहीं है, मतलब वो खुद कुछ अर्न नहीं कर सकती, वहां पर आपकी ये सोच कि मैं अपने पार्टनर के साथ नहीं रह सकता, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने पार्टनर को उचित जीविका उपलब्ध कराऊंगा और मेंटेनेंस दूंगा, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकता। यहाँ आपकी सोच बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन जहां पर ये सोच कि वो अर्न भी कर रही है लेकिन मुझे उससे पीछा छुड़ाना है इसलिए मैं उसको मेंटेनेंस दे दूंगा, तो ये एक आपने गलत कुरीति को बढ़ावा दे देते हो। तो यहाँ पर आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आप अपने केस में अपने पीछा छुड़ाने के लिए आप एक ऐसी रूढ़ मतलब ऐसी एक प्रथा चला देते हो कि अगली महिला की फिर हिम्मत बढ़ती है। मतलब हम महिलाओं को गलत कहते हैं, हम कानून को गलत कहते हैं, लेकिन कहीं इस सब चीज को बढ़ावा देने के में हम खुद जिम्मेदार तो नहीं है। एक बार इस तरीके से सोचकर देखिए इस बात को, क्योंकि गलत करने वाला व्यक्ति गलत नहीं होता, गलत का साथ देने वाला व्यक्ति गलत होता है। क्योंकि जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसे नहीं मालूम कि वो गलत कर रहा है, लेकिन अगर हम साइड में खड़े होकर ये देख रहे हैं कि वो गलत कर रहा है और हम तब भी उसे करने दे रहे हैं, या हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या हम चुप खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसकी हिम्मत को बढ़ा रहे हैं कि नहीं आप सही हो, आप करते चलो। तो यहाँ पर इस तरह से आप एक गलत प्रथा को जन्म दे देते हो और कहीं ना कहीं एक महिला को सपोर्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि पत्नी को अगर इस तरह के केसेस करती है तो यहाँ पर पत्नी मेंटेनेंस के मतलब सीआरपीसी 125 में आपसे मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, डीवी में आपसे मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। नेचुरली जब आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना चाह रहे तो आपको उस चीज का भुगतान तो करना पड़ेगा, लेकिन कब? जब पत्नी एडल्ट्री में ना हो, जब पत्नी कोई विवाह ना कर रही हो, जब पत्नी किसी भी प्रकार से उसके पास अर्निंग के साधन ना हो, तो इस तरह की परिस्थिति में आपको, या वो अपनी मर्जी से आपका घर छोड़कर नहीं गई हो, तो आपको यहाँ पर 125 के 4 मतलब चौथे चरण के आधार पर आपको यहाँ पर मेंटेनेंस का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल नहीं हो रही हैं तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मेंटेनेंस मतलब उचित जीविका के साधन। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पत्नी डीवी में ले सकती है और सीआरपीसी 125 में ले सकती है। तो अब यहाँ पर दोनों में ले सकती है क्या? तो नहीं, दोनों में मेंटेनेंस का आदेश हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेंटेनेंस का आदेश आपको एक ही में दिया जाएगा। मतलब सीआरपीसी 125 के आधार पर भी आदेश दिया जा सकता है, डीवी के आधार पर भी आपको मेंटेनेंस का आदेश दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस बात को रखें तो यहाँ पर आपको दोनों में से सिर्फ एक में जिसका ज्यादा आदेश हुआ होगा, मतलब अगर सीआरपीसी 125 में एक राशि है, डीवी में एक राशि है, तो आपको जो राशि अधिक होगी उसके आधार पर आपको मेंटेनेंस देना होगा। अब बात करते हैं कि एक बार आदेश हो गया मतलब आप जीवन भर के लिए बाध्य हो गए, तो नहीं। अगर आपको भविष्य में पता चलता है, मतलब आप मेंटेनेंस देना आपने उस समय पे शुरू कर दिया और कर देना ही चाहिए। अगर कंडीशंस ऐसी बनी है, न्यायालय का आदेश आ गया है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए कि जो न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है वो सही है। अगर आपके अकॉर्डिंग गलत है तो आपको तुरंत रिवीजन पिटीशन फाइल कर देनी चाहिए। वो आप 60 दिन के अंदर कर सकते हैं। अगर आप उसके लिए रिवीजन पिटीशन फाइल करते हैं तो आपको यहाँ पर स्टे मिल जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग एविडेंसेस देंगे तो आपका वहाँ पर फिर मेंटेनेंस में कम ज़्यादा अमाउंट हो सकता है। मतलब आप अपनी बात रखेंगे तो न्यायालय उस पर सोचेगा और उसके आधार पर मेंटेनेंस का निर्धारण करेगा और आपको कुछ समय दे दिया जाएगा जिसमें आप एविडेंसेस दे सकें। लेकिन आप उस समय अवधि से निकल कर फिर कहते हैं कि नहीं आदेश गलत हो गया, तो वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आप और घेरे में आ जाएंगे कि आपने कंटेम्प्ट टू कोर्ट मतलब न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है। आदेश होने के बाद भी आपने मेंटेनेंस नहीं दिया है, तो आपको अगर आप जिस माह का मेंटेनेंस नहीं देंगे उस माह की आपको सजा काटनी पड़ेगी और उसके बाद आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और जिस मेंटेनेंस का जिस तारीख पे आदेश हुआ है आपको उस तारीख से मेंटेनेंस का भुगतान करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात और जोड़ देती हूँ कि अगर आपने ये कहा कि मेरे पास इतना नहीं है या मैं कहाँ से दूं, तो यहाँ पर तो अगर न्यायालय का आदेश हो गया तो हो सकता है कि अगर आप अमाउंट देने से मना करें तो यहाँ पर आपकी संपत्ति कुर्क तक हो सकती है। मतलब संपत्ति बेचकर भी आपको मेंटेनेंस देने का
आदेश दे दिया जाएगा या उस संपत्ति का रेंट लेने का महिला को आदेश दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेंटेनेंस का आदेश गलत हुआ है तो आपको तुरंत आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको बाद में पता चलता है कि महिला अच्छा खासा अर्न करने लगी है या महिला जॉब करने लगी, उसकी आपसे ज़्यादा इनकम है या इतनी इनकम है कि वो अच्छा जीवन जी सके, तो यहाँ पर आप फिर एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। उस आधार पर मेंटेनेंस कम ज़्यादा किया जा सकता है। मतलब मेंटेनेंस का आदेश परमानेंट नहीं होता, आप इस बात को समझ लीजिए। अगर आपको आगे चलकर इस तरह की कोई भी घटना, जैसे महिला के द्वारा विवाह कर लिया गया, तो यहाँ पर आप इस तरह की बात न्यायालय के समक्ष रखेंगे तो आपकी सुनवाई होगी और आपके मेंटेनेंस पर भी प्रभाव पड़ेगा। मतलब आपका मेंटेनेंस का आदेश कम करा जा सकता है। तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आप पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते तो आपके साथ इस तरह की घटनाएं घटेंगी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि ये तो सब आप ये समझ लीजिए कि जो महिला वाद विवाद कर हट रही है वो कहीं ना कहीं ये पैकेज तो आपको देकर जाएगी। आपके ऊपर इतने केस तो 101% करेगी ही करेगी। और यहाँ पर साथ ही आप ये भी समझ लीजिए कि आप यहाँ पर सामाजिक स्तर में दबाव में ना आकर अगर अपने केस पर फोकस करेंगे कि मतलब अगर महिला के द्वारा केस कर दिया गया, तो अक्सर पुरुष वर्ग जो नेचुरल है सामाजिक स्तर पर अपनी एक अच्छी इमेज लेकर चलता है, तो उसको ये लगता है कि कैसे भी कर चीज़ें खत्म हो। लेकिन आप इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, सेटलमेंट के लिए तैयार होते हैं या आप अच्छी खासी अमाउंट देकर उस चीज़ में समझौता करने का प्रयास करते हैं, तो ये आप कहीं ना कहीं गलत को बढ़ावा देते हैं। और इन चीज़ों का भुगतान आपके साथ साथ अन्य व्यक्ति को भी करना पड़ता है। क्योंकि गलत अफवाहें, गलत बातें जल्दी लोग अडॉप्ट करते हैं और जल्दी फैलती हैं। उन्हीं के अगर उसमें हम कहें कि मतलब उसी रेसों में अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें लोग बाग एडॉप्ट भी देर से करते हैं और फैलती भी धीरे हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको ये कहना चाहिए अगर आपको लगता है हम गलत हैं तो आप न्यायालय के समक्ष एविडेंसेस दीजिए। कुछ समय लगेगा लेकिन न्यायालय के समक्ष उन चीज़ों को प्रूव भी तो करेगा। कोई व्यक्ति बोल सकता है, गलत ठहरा सकता है, लेकिन एविडेंसेस कहाँ से लाएगा? एक चीज़ के, दो चीज़ के, तीन चीज़ के। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आज आप दुनिया वालों की नज़र में या सामाजिक स्तर पर गलत साबित होंगे, लेकिन धीरे धीरे कर आप उन चीज़ों से अपने आप निकल कर बाहर आएंगे। तो यहाँ पर जल्दबाजी में घबराकर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको समय देना चाहिए और एविडेंसेस की मांग करना चाहिए। समझौते की बात आए तो आप साफ ये कहें कि अगर आपने एलिगेशंस लगाए हैं तो आप प्रूफ कीजिए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे ही 406 में आप पर यह आरोप लगा दिया जाए कि आपके द्वारा ज्वेलरी रख ली गई और आपने घर से निकाल दिया, तो आप यहाँ पर आजकल तो 99% घरों में ही कैमरे की फैसिलिटी रहती है, तो आप इन चीज़ों को भी इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि आप किस तरह से गई थी, किस तरह से सामान लेकर गई थी। और अगर आपने नहीं लिया है तो आप मतलब आपने नहीं रखा है पत्नी की जाते समय, तो आप यहाँ पर बिल्कुल डिनाई कीजिए। मतलब आप किसी भी प्रकार से इस चीज़ को डर में आकर एक्सेप्ट मत कीजिए। तो यहाँ पर ये आपके केस स्ट्रॉन्ग करने की वजह बनेंगी और यहाँ पर आप चीज़ों को समझ कर चलेंगे तो आपको रिलीफ भी 101% मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।